हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो बेहद छोटा और संक्षिप्त रहने वाला है। आज हम बात करेंगे रीतिकाल के कवियों की भाषा के बारे में और रीतिकाल के कवियों की भाषा शुक्ल जी के नज़रिए से किस अंदाज में होती है। कोई परीक्षा आप उठा करके देखिए, रीतिकाल के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन अनिवार्य रूप से होता है, खासकर उनकी भाषा के बारे में। और हमें जहाँ तक द्वंद्व रहता है कि ये चिंतामणि के लिए था, कि ये देव के लिए था, ये मतीराम के लिए था, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे उन्हीं कवियों की, उन्हीं रीतिकाल के चंद कवियों की जिनके बारे में शुक्ल जी ने उनकी भाषा के बारे में क्या क्या कहा है। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले चिंतामणि त्रिपाठी। तो आज मैं बहुत स्लो स्पीड में बात करूंगा, आराम से नोट कर लीजिए। और यदि आपके पास पुस्तक है रामचंद्र शुक्ल की, उसमें से अंडरलाइन भी कर लीजिए। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए सबसे पहले क्या बात कहते हैं रामचंद्र शुक्ल जी। चिंतामणि त्रिपाठी के लिए नंबर एक बात तो ये है कि वास्तव में उत्कृष्ट कवि थे। ये उत्कृष्ट कवि की संज्ञा इनको दी जाती है, उत्कृष्ट कवि थे इनकी नज़र में ये। और दूसरा, इनकी भाषा के बारे में जो उन्होंने बात कही है, भाषा के बारे में कहा कि इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। तो चिंतामणि त्रिपाठी के लिए याद रखिएगा, इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। ये बात चिंतामणि त्रिपाठी के लिए कही है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई, उत्कृष्ट कवि उनको कहा है। ये दो ही बातें हैं मुख्य तौर पर चिंतामणि त्रिपाठी के लिए। नेक्स्ट, बेनी के लिए उन्होंने क्या कहा। अगले कवि जो बेनी है, वहाँ पर बेनी के लिए उन्होंने क्या कहा। बेनी के लिए उन्होंने ये कहा था कि कविता उनकी साधारण होती थी, कविता उनकी साधारण होती थी, साधारण अच्छी होती थी। नंबर एक बात तो नोट कर लीजिए, साधारणतः अच्छी होती थी उनकी कविता। ये बात वहाँ पर आपको मिलेगी, साधारणतः अच्छी होती थी। और उनकी भाषा के संदर्भ में उन्होंने क्या कहा कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। बेनी के लिए क्या बात है कि भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। ये बात बेनी के बारे में उन्होंने कही है। ठीक है। तीसरे कवि जो हैं हमारे आते हैं, वो हैं जसवंत सिंह, जिनको आचार्य के रूप में उन्होंने लिखा है, कवि के रूप में उन्होंने नहीं। इसी बात को लेकर उन्होंने कहा था कि उनका जो ग्रंथ भाषाभूषण, इस ग्रंथ को उन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। पहली बात तो उनके बारे में यही कहते हैं वो। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि वे अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व संपन्न, तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। अच्छे साहित्य मर्मज्ञ थे, अच्छे साहित्य मर्मज्ञ थे। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए वहाँ। अच्छे साहित्य मर्मज्ञ थे और तत्व ज्ञान संपन्न थे। अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्व ज्ञान संपन्न पुरुष थे। एक बात उन्होंने इनके बारे में ये कही थी। आचार्य की हैसियत से वो आए थे। उनका जो ग्रंथ था भाषाभूषण चंद्रालोक के आधार पर बना था। और एक कथन और है जसवंत सिंह के लिए कि जो इनका भाषाभूषण ग्रंथ है, बहुत छोटा ग्रंथ है। भाषाभूषण बहुत छोटा ग्रंथ है, इसके बारे में इसको याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहारी सतसई के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जब आप उठा करके देखेंगे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, तो पूरा भरा पड़ा है बिहारी के बारे में, ढेरों कथन है। लेकिन हम चंद कथन आपके लिए लेकर के आए हैं, केवल भाषा के संदर्भ में। तो बिहारी सतसई के लिए उन्होंने क्या कहा कि बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना गया है। बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ये रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी सतसई के लिए कहा था। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि बिहारी सतसई में क्या होता है, इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। ये बिहारी सतसई के बारे में है। अगली एक बात और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कई बार पेपर में आता है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुनावा गुलदस्ता है। ये भी बिहारी सतसई के बारे में है। अगला एक और बिहारी के लिए कहा है कि जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही मुक्तक की रचना में वो सफल होगा। तो बिहारी में वही थी, कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति, इसलिए वो मुक्तक में सफल हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन इनके लिए। एक और बात इनकी भाषा के बारे में क्या कहा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। बिहारी की जो भाषा है वो चलती होने पर भी क्या है, साहित्यिक है। ठीक है। अगली एक बात और बिहारी के लिए उन्होंने कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची। कविता उनकी श्रृंगारी है लेकिन प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। ये बिहारी के लिए रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हालांकि कथन और भी हैं, मैं आपको पहले से बता देता हूं, लेकिन हमने चंद कथन आपके लिए चुने हैं बस। मंडन के लिए उन्होंने क्या कहा? मंडन की भाषा के लिए उन्होंने एक बात कही कि भाषा इनकी बड़ी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनपूर्ण होती थी। नोट कर लीजिए ये तीनों शब्द। भाषा इनकी स्वाभाविक, चलती और व्यंजनपूर्ण होती थी। ये बात उन्होंने किसके लिए कही है? मंडन के लिए कही है। ठीक है। और मंडन के लिए उन्होंने एक बात और कही थी कि वो सरस कल्पना के भावुक कवि थे। सरस कल्पना के भावुक कवि, ये उन्होंने मंडन के लिए कहा था। सरस कल्पना के भावुक कवि हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने मंडन के लिए कहा था। तो मंडन के लिए इतना पर्याप्त है। उसके बाद एक बात मतीराम के लिए इन्होंने क्या कही? मतीराम के बारे में इनकी बात है, इनका सच्चा कवि हृदय था। इनका सच्चा कवि हृदय था, ये बात उन्होंने मतीराम के लिए कही थी। मतीराम के लिए हालांकि बहुत सारी बातें हैं। एक बात और थी कि मतीराम किसी रस स्निग्धता और प्रसादपूर्ण भाषा, रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। ये बात भी उन्होंने मतीराम के लिए कही थी। और मतीराम के लिए एक और उनका कथन है कि मतीराम जो हैं रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। केवल पद्माकर को छोड़ करके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पद्माकर को छोड़ करके किसी कवि में इनके जैसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। तो मतीराम की महत्वता देख लीजिए आप। उसके बाद भूषण के बारे में जो बातें हैं, नंबर एक बात तो ये है कि हिंदू जाति के कवि हैं ये बात उन्होंने कही है कि ये हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात एक कही थी कि भूषण वीर रस के कवि हैं। और उनका कथन देख लीजिए कि उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। ये भूषण के लिए शुक्ल जी का मत। और भूषण के लिए दूसरी बात क्या है? भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति होती है। वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, ये भूषण के लिए एक और दूसरी बात है। भूषण को वीर रस का कवि उन्होंने माना है। और एक बात मुझे याद आ रही है भूषण के लिए कि जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। जब तक सूरज चांद रहेगा, भूषण तेरा नाम रहेगा। तो कुल मिलाकर के भाव यही हैं। वंस अगेन, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये बात कही है भूषण के लिए, हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन एक और है, शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। अगर आप कहेंगे कि रीतिकाल में उन्होंने झूठी खुशामद की है शिवाजी की और छत्रसाल की है, तो शिवाजी और छत्रसाल की वीरता को जिस तरीके से भूषण ने लिखा वो उनकी झूठी खुशामद नहीं है। ये भूषण के लिए यथार्थ का वर्णन था। ठीक है। भूषण की भाषा के बारे में अभी हम एक बात और बताते हैं आपको। भूषण की भाषा के बारे में उन्होंने कहा कि भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। ओज की मात्रा तो पूरी है पर वो अधिकतर अव्यवस्थित है, व्याकरण का भी उल्लंघन है और वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ में है। तो ये बात उन्होंने किसके लिए कही है? ये भूषण के लिए बातें कही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र के लिए उन्होंने क्या कहा? सुखदेव मिश्र के लिए उन्होंने कहा कि छंद शास्त्र पर इनका विशद निरूपण था और छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। छंद शास्त्र के मास्टर बताया इनको, कहा है कि छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये सुखदेव मिश्र के लिए बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। एक ही बात हम बता रहे हैं आपको सुखदेव मिश्र के लिए। ठीक है। और एक दूसरी बात चलिए नोट कर लीजिए साथ में, आप भी क्या याद रखेंगे। प्रौढ़ कवि इनको माना है। उनको कहा कि वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे। क्या थे? प्रौढ़ कवि थे। तो प्रौढ़ कवि की संज्ञा जो है
सुखदेव मिश्र को दी है। ठीक है, तो ये पंडित थे, ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी ये निपुण थे। और इनकी रचनाएं तो आपको पता ही हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। हाँ, एक याद रखिए कि इनको राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कविराज। इसको याद रख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट, देव के लिए जो बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देव बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। देव से सवाल आता है। आचार्य और कवि दोनों रूपों में देव सामने आते हैं। आचार्य भी हैं और कवि भी हैं, दोनों के तौर पर देव जो है सामने आते हैं। नेट में पेपर में सवाल किया गया था कि देव की रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी स्वीकार की हैं। वो सवाल कई बार आ जाता है, तो देव की रचनाएं एक बार आप देख लीजिए कितनी रचनाएं हैं। हालांकि उनकी रचनाएं कोई 52 बताता है, कोई 72 बताता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनकी रचनाएं 23 स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो देव के बारे में और क्या बात कही है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक है। कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, इसको याद रखिएगा, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, अगली बात देव के लिए उन्होंने क्या कही है? अगली बात कही है कि रीति काल में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है। रीति काल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, देव के लिए इनकी भाषा के बारे में बता देते हैं आपको। भाषा के बारे में उनको क्या कहा है? भाषा के बारे में, इनकी भाषा के बारे में उन्होंने कहा है कि जैसे कवित्व शक्ति की बात कही थी ना, कि अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में अंग भंग करके जैसे सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती है, वही बात है। और भाषा में कहीं कहीं स्निग्ध प्रवाह न आने का एक कारण ये भी था, इनकी भाषा में प्रवाह पा जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है तो अर्थ अल्प है। ये इनकी भाषा के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है, अगली बात श्रीपत के बारे में है। तो श्रीपत के बारे में क्या बात है? श्रीपत ने काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। श्रीपत ने क्या किया है? काव्य के सब अंगों का निरूपण विशद रीति से किया है। ये श्रीपत के बारे में बात हो गई है। नेक्स्ट, भिखारीदास बहुत महत्वपूर्ण है। भिखारीदास के बारे में इन्होंने लिखा कि इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनाकारिणी है। इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। ये भिखारीदास के लिए बात कही है। ऐसा रसप्रिय कवि या सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़ करके दूसरा नहीं हुआ। ये भिखारीदास के बारे में बात है। भिखारीदास के बारे में क्या बात है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में, रीति काल में बिहारी को छोड़ करके दूसरा नहीं हुआ। ठीक है, पद्माकर के लिए एक बात है। पद्माकर के लिए उन्होंने क्या कहा कि इनकी रचना की रमणीयता इसकी इस सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। पद्माकर की सर्वप्रियता का एकमात्र कारण क्या है? इनकी रचनाओं की रमणीयता। इनकी रचनाओं की रमणीयता जो है वो पद्माकर की सर्वप्रियता का कारण है। अगली बात उन्होंने गवाल कवि के लिए कही है। गवाल कवि के लिए क्या कही है देख लेते हैं। रीति काल की सनक इनमें इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षटऋतु सुझाई पड़ी। देव गवाल कवि के लिए बताया कि रीति काल की सनक इनमें इतनी ज़्यादा थी, इतनी अधिक थी कि इन्हें यमुना लहरी नामक देवस्तुति में भी नवरस और षटऋतु सुझाई पड़ती है। ये गवाल कवि के लिए कथन है। नेक्स्ट, गवाल कवि के लिए एक और बात है और वो है कि षट ऋतुओं का वर्णन इन्होंने विस्तृत किया है, पर वहीं श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग से किया है।
षट ऋतु का वर्णन उन्होंने विस्तृत ढंग से किया है और श्रृंगारी उद्दीपन के ढंग से किया है। ये गवाल कवि के बारे में बात है। गवाल कवि ने देशाटन अच्छा किया था और उन्हें भिन्न भिन्न प्रांतों की बोलियों का अच्छा ज्ञान भी हो गया था। ये बात भी किसके बारे में है? गवाल कवि के बारे में है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कवि थे वो जो रीतिकाल के कवि हैं। हालांकि रीतिकाल के और भी कवि हैं, हम आपको बता दें, घनानंद बोधा, आलम ठाकुर, द्विजदेव, वो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। उनके बारे में फिर हम अलग से कथन बनाएंगे। तो ये जो कथन हम लेकर के आए थे आपके लिए, ये कुछ चंद कवियों के कथन थे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो हम शेष कवियों के कथन भी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग इतना स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।